तो अभी हमारा क्या चल रहा है, हमारा चल रहा है जर्नल की पूरी सीरीज, ठीक, जिसमें हम सारी बारीकियों को अलग अलग तरीके के ट्रांजैक्शंस को सीखेंगे। ट्रांजैक्शंस बिजनेस में कभी भी पूरे नहीं हो सकते, बिकॉज बिजनेस एक रियल टाइम सिचुएशन है। जैसे जैसे चीज़ें बदलती हैं, बिजनेस की नीड्स, उनकी रिक्वायरमेंट्स सब बदल जाती हैं, और वैसे ही वैसे अकाउंटिंग की एंट्रीज भी बदल जाती हैं। लेकिन हम अपने सिलेबस के हिसाब से एक बेसिक स्ट्रक्चर की तैयारी करते हैं, राइट। और वो स्ट्रक्चर हमारे दिमाग को इतना प्रोडक्टिव बना देता है कि हमें नई चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आने लगती हैं, राइट। तो अब हम आज के टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं, अगर कोई फिक्स्ड एसेट है आपके पास में। फिक्स्ड एसेट क्या होता है? वो एसेट जो आपने एक बार खरीदा और आप उसको साल दर साल चलाने वाले हैं। जैसे आपने एक फैक्ट्री बना ली, आपने कोई मशीन खरीद ली, आपने कोई बिल्डिंग खरीद ली, आपने कंप्यूटर खरीद लिया। तो ये क्या होता है? ये फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। ये एसेट्स आपके पास में हर साल बैलेंस शीट में दिखते रहेंगे, क्योंकि आपने एक बार बनाया है और सालों साल ये चलते रहेंगे आपके साथ साथ। ओके, तो जब कोई हम नया फिक्स्ड एसेट लेते हैं, या हम कोई पुराने वाले को बेच रहे हैं, या कोई हम फिक्स्ड एसेट बिल्ड कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी कस्टमाइज्ड मशीनरी बनाते हैं, तो उसके पुर्जे भी हम लेकर आते हैं, उसमें कौन सी प्लेट लगनी है, कैसा आयरन लगना है, क्या है क्या नहीं, वो सारी चीज़ें हम असेंबल करते हैं, तब वो मशीन बनती है। उस केस में एंट्री कैसे होगी? आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, अब वो बिल्डिंग बनाने के लिए आप सीमेंट, रेत, चूना, मोरंग, सरिया, लकड़ी सब ले आए, उससे तो बिल्डिंग नहीं बन रही, बिल्डिंग तो बनानी पड़ेगी। तो जैसे जैसे कारीगर फिजिकल बिल्डिंग बनाता है, अकाउंटेंट भी वैसे वैसे बुक्स में बिल्डिंग बनाता है। तो आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। स्टार्ट करें? चल, तो आज का हमारा टॉपिक है फिक्स्ड एसेट्स, इंस्टॉलेशन, कंस्ट्रक्शन, परचेज एंड सेल। आपके पास एक एसेट होता है और एक एक्सपेंसेस होते हैं। एसेट खरीदने के लिए भी हम खर्चा कर रहे हैं और एक्सपेंसेस के लिए भी हम खर्चा कर रहे हैं। जो दोनों के बीच का डिफरेंस है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और वो आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। एक्सपेंस वो चीज़ होती है जो आपने बस खर्चा किया तभी आपको बेनिफिट मिल रहा है, आपने वो खर्चा करना बंद कर दिया तो आपका बेनिफिट खत्म हो गया। तो हम एक्सपेंस को ही कायदे से दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक को हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो है जो मैं अभी आपको बता रही थी। आपने किसी को तनख्वाह दी, सैलरी दी, उसने आपका काम किया, आप अगले महीने सैलरी नहीं देंगे, वो आपका काम नहीं करेगा। अंडरस्टूड? लेकिन उसी की जगह अगर आपने एक कार खरीद ली है, तो आपको हर महीने उस कार में पेट्रोल का एक रेकरिंग एक्सपेंस करने का ज़रूरत है, लेकिन कार हर महीने खरीदने की ज़रूरत नहीं है। कार को चलाने के लिए आपको पेट्रोल चाहिए, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि तेल डलेगा तो गाड़ी चलेगी। अगर आपको ड्राइवर की ज़रूरत है तो ड्राइवर की सैलरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आप उसको सैलरी देंगे तो वो ऑन ड्यूटी आएगा। लेकिन जो कार आपने खरीद ली है वो आपको हर महीने खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वो आपने एक बार खरीद ली, अब आप उसको 5 साल चलाइए, 10 साल चलाइए, आपकी इच्छा है, वो गाड़ी आपकी है। ये फ़र्क होता है एक्सपेंडिचर और एसेट में। एक्सपेंडिचर को भी अगर हम एसेट वाली चीज़ में क्लब करना चाहें तो हम एक्सपेंडिचर को ही दो पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं, रेवेन्यू और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो एसेट वाली चीज़ हो जाती है, और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो रोज़मर्रा वाले खर्चे जो मैं आपको समझा रही हूँ। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसे हम एक्सपेंसेस बोलते हैं, और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में खड़ा हो जाता है। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो एसेट बनता है, और वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में खड़ा होता है। फ़र्क क्या होता है? जो प्रॉफिट एंड लॉस में आपने एक्सपेंडिचर दिखाया, जो आपके रोज़मर्रा के खर्चे हैं, जो आपको हर बार नए करने ही पड़ेंगे, उनके अगेंस्ट में हम रेवेन्यू को सेट ऑफ करते हैं और प्रॉफिट निकाल लेते हैं कि भाई इस साल हमने कमाया इतना, खर्चा इतना, ये मेरा प्रॉफिट आ गया या लॉस आ गया। लेकिन जो बैलेंस शीट में आप कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि एसेट लेकर के गए हैं, वो आपका प्रॉपर्टी है, वो आपके साथ आगे के सालों में ऑटोमेटिकली जाता जाएगा, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में बैलेंस शीट में ओपनिंग एंट्री पढ़ा था। मेरे ख्याल से यहां तक चीज समझ में आ गई, ठीक है? तो आज का जो ये लेक्चर है ये हम बात कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि एसेट यानी कि फिक्स्ड एसेट पे, जो हम एक बार बना रहे हैं या खरीद रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, और ये हमेशा हमारे साथ चलने वाला है। क्लियर? हमारा थॉट होता है कि हमेशा चलने वाला है, अभी वो खराब हो जाए, उसको हमें बदलना पड़े, वो पुराना हो जाए, टूट जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन जब आप उसको बना रहे थे, खरीद रहे थे, उस समय
आपके दिमाग में क्या था कि ये एक बार लिया, ये सालों साल चलेगा। सेम यही थॉट बिजनेस के लिए भी होता है, जिसे हम कहते हैं परपेचुअल एग्जिस्टेंस, कि वो चलता रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। खत्म हो जाएगा तो कोई सी बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका जो एक आइडियोलॉजी होता है वो ये होता है कि ये चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। किसी को सैलरी देने पे आप ये नहीं सोच सकते कि एक महीना दे दी, काम करता रहेगा। आपको भी पता है कि वो अगले महीने तनख्वाह नहीं दोगे तो वो काम पे नहीं आएगा, तो वहां परपेचुअल एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट नहीं कर सकता किसी भी हाल में। क्लियर? तो अब हम लोग आते हैं अपने को टॉपिक पे कि फिक्स्ड एसेट, इंस्टॉलेशन, कंस्ट्रक्शन, परचेज एंड सेल। मैं रीड करूंगी और एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। नाउ इट स्टार्ट्स लाइक दिस: एक्सपेंडिचर ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड ऑन द इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग। या तो आप एक मशीनरी को इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है, या एक बिल्डिंग, इमारत बना रहे हैं। अब बिल्डिंग जब बनती है, जैसा मैंने बताया, चूना, मोरंग, लकड़ी और ये आप लोहा, सरिया सब ले ला करके रख दिए, लेबर भी आ गई आपकी, अब वो धीरे धीरे बिल्डिंग बन रही है। क्लियर? तो आप इन सब चीज़ों को अलग 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 अकाउंट फॉर नहीं करेंगे, आप एक ही अकाउंट में डालेंगे, जिसको हम कहते हैं बिल्डिंग अकाउंट। काम खत्म। अब हम चलते हैं। तो पहला है एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। मशीनरी एंड बिल्डिंग आर द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। क्लियर हो चुकी है हमें बात। एज सच, any expenditure incurred on the carriage and installation of machinery such as freight, transit expenses, installation expenses, wages paid for installation etc. are treated as capital expenditure and debited to machinery account. मैंने यहां तक रीड कर दिया है, ठीक है। और इस थोड़ी सी लाइनों में बहुत कुछ लिखा हुआ है कि मशीनरी और बिल्डिंग तो एसेट्स होते हैं, ये तो ठीक है। अब हम यहां से शुरू कर रहे हैं। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कैरेज एंड इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए आपने अपने ऑफिस में एक एसी लगवाया है ना। अब एसी आप गए, आपने पेमेंट किया, खरीद लिया, अभी वहां खरीद लिया। अब एसी बड़ी चीज होती है, हो सकता है आपकी गाड़ी में आ जाए, हो सकता है आपकी गाड़ी में ना आए। हम ऐसा मानते हैं आपके पास कार है ही नहीं। अब स्कूटर पे तो कोई एसी लाएगा नहीं, तो क्या हुआ? दुकान से एसी आपके ऑफिस तक डिलीवर हुआ, ठीक है ना। उसका आपने भाड़ा दिया, मान लीजिए वो एक ठेले में लद के आया, 500 रुपये उसका भाड़ा लगा। फिर आपका ऑफिस है 5th फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर से लेके 5th फ्लोर तक एसी को पकड़ के 2 आदमियों ने चढ़ाया, 100 रुपये आपने उसको दिया, आपने भाड़ा दिया 500 रुपये। भाड़े को हम बोलते हैं फ्रेट। तो आपने फ्रेट दिया 500 रुपये। अनलोडिंग चार्जेस, वो ठेले से उतरा और ऊपर तक पहुंचा, अनलोडिंग चार्जेस दिए आपने 100 रुपये। अब वो डब्बा का डब्बा रख के आपके साइड में चला गया, वो चले गए, वो तो लेबर आदमी थे, वो चले गए, उनका काम खत्म हो गया। अब आपने कंपनी फ़ोन किया और उनको बोला कि भाई एसी आ गया है, अपना इंजीनियर भेज दीजिए इंस्टॉलेशन के लिए। कई बार इंस्टॉलेशन फ्री होता है और कई बार इंस्टॉलेशन चार्जेबल होता है। अगर फ्री है तो आपने कुछ खर्चा नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इंस्टॉलेशन चार्जेबल है, उस केस में क्या होगा? अब आपका वो इंजीनियर आया, उसने इंस्टॉलेशन किया और 1000 रुपये आपसे इंस्टॉलेशन के वो ले गया। उसी के साथ में उसने एक इलेक्ट्रीशियन बुलवाया, क्योंकि उसको कुछ वायरिंग, कुछ पाइपिंग की ज़रूरत थी। वो इलेक्ट्रीशियन आया, प्लस जो भी पाइपिंग वगैरह का काम हुआ, 500 रुपये मान लीजिए, वो भी आपसे ले गया। अब उसके बाद आपने रिमोट से ऑन किया और एसी चालू हो गया। तो जो एसेट आपने उस दुकान पे खरीदा था, उसको खरीदने से पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा था, पर्पस उसको चलाने का था, इसलिए वो चलाने से सॉल्व हो रहा था। तो उसको खरीदने तक के खर्चे तो थे ही, एक्सपेंस था ही आपका सारा, उस एसेट में बुक होगा ही। लेकिन उसको चलाने तक के जितने खर्चे थे वो सारे के सारे भी उठ करके उसी एसेट अकाउंट में चले जाएंगे। तो ये जितने खर्चे आपने किए हैं, ये क्यों किए गए हैं? ताकि उस एसेट को इस्तेमाल में लाया जा सके। तो किसी भी एसेट को इस्तेमाल में लाने तक के जितने भी खर्चे होते हैं वो उसी एसेट अकाउंट में क्लब हो जाते हैं। तो ये जो सारा का सारा खर्चा है, कितना हो गया? 2100 रुपये का। ये 2100 रुपये का खर्चा भी आपके एसी अकाउंट में चला जाएगा। तो जो आपका एसी अकाउंट था, मान लीजिए आपने एसी खरीदा 80,000 रुपये का, जब आपने दुकानदार को पेमेंट किया तो आपने किया एयर कंडीशनर अकाउंट DR 80,000 और मान लीजिए आपने उसको चेक दिया, ठीक है ना, तो टू बैंक 80,000। अब ये जो बाकी के खर्चे किए हैं आपने, ये तो सारे कैश के खर्चे हैं, इसमें चेक का तो कोई काम नहीं है, है ना भाई। कोई आप भाड़े वाले को 500 रुपये का चेक तो काट के दोगे नहीं, तो ये आपने सब कैश के खर्चे किए हैं।
तो इनकी जो कलेक्टिव एंट्री बनेगी, इनकी एक एंट्री और बनेगी, और वो एंट्री क्या बनेगी? एयर, बताइए बताइए जल्दी बताइए, कितने रुपए से? वेरी नाइस, 2100 रुपए से। और टू क्या जा रहा है आपके पास से? आपके पास से कैश एज एन एसेट जा रहा है। एसेट का बेसिक साइड डेबिट होता है, वो कम हो रहा है तो क्रेडिट होगा, इसलिए यहां पर कैश क्रेडिट होगा 2100 रुपए से। तो आप अल्टीमेटली जब एसी का लेजर अकाउंट बनाएंगे तो आपने एक बार एसी को डेबिट किया 2100 से और एक बार एसी को डेबिट किया 80,000 से। तो पहले ये एंट्री की थी, दोबारा ये एंट्री करी थी, तो यहाँ पर डेबिट साइड में एक बार 80,000 और यहाँ पर 2,100। तो जो आपका एसी का टोटल कॉस्ट माना जाएगा वो 82,100 माना जाएगा। बात समझ में आ गई? कोई डाउट? पक्का? आप किसी भी एसेट के बारे में ले लीजिए, और जो एसेट को इस्तेमाल करने तक के सारे खर्चे होते हैं उसे हम कहते हैं एसेट पुट टू यूज। उसको कहा जाता है एसेट पुट टू यूज, मतलब एसेट को इस्तेमाल करने योग्य बनाने तक के जितने खर्चे हैं वो उसी एसेट अकाउंट में क्लब कर दिए जाएंगे, उन्हें अलग से खर्चे में नहीं लिखा जाएगा। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका इम्पैक्ट यह हुआ कि अगर आप फ्रेट अकाउंट बुक करते, इंजीनियर इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस अकाउंट बुक करते, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन को पैसा दिया वो बुक करते, तो ये सारे के सारे क्या नेचर हैं? अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें, ये सब रेवेन्यू नेचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये, तो ये चला जाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाता तो ये उस साल के खर्चों में लग जाता कि इस साल हमने कमाया इतना, खर्च किया इतना, तो ये हमारा प्रॉफिट आया। जबकि ये जो खर्चे हैं, 3-4 खर्चे जो मैंने आपको बताए, ये इस साल के खर्चे हैं ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि जब तक एसी चलता रहेगा तब तक ये खर्चे उस एसी से एसोसिएटेड रहेंगे। तो ये एक साल के खर्चे कैसे हो सकते हैं कि अगले साल आप फिर से इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करेंगे, कि अगले साल आप फिर से इलेक्ट्रीशियन को बुलाएंगे? नहीं बुलाएंगे ना। तो ये जो खर्चे थे ये इस प्रोडक्ट को चालू करने के खर्चे थे। तो अगर ये प्रोडक्ट एक्सपेंसेस में नहीं आ रहा है तो ये खर्चे एक्सपेंसेस में कैसे आ सकते हैं? ये तो उसके साथ उसका पार्ट है, और ये पार्ट बन के फिर ये बैलेंस शीट में चले जाएंगे और आगे के आगे मूव करते चले जाएंगे, जिसपे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। वो हम अलग से अभी थोड़ा देखेंगे, वैसे हम एक बार पढ़ चुके हैं पर अभी अलग से देखेंगे। कोई कहानी में दिक्कत? अब अगर मान लीजिए 2-3 साल वारंटी से जब खत्म हो गया आपका एसी, उसके बाद उसमें कोई दिक्कत आई, अब वो जो दिक्कत आई है उसको हम रिपेयर्स बोलते हैं। अब वो दिक्कत आई, आपने रिपेयर कराया और वो ठीक हो गया। जो रिपेयर एक्सपेंसेस होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो रिपेयर एक्सपेंसेस हैं अगर, तो वो पुट टू यूज वाले एक्सपेंसेस नहीं है, वो कैपिटलाइज नहीं होंगे। व्हेन आई से कैपिटलाइज, आई मीन टू से एसेट अकाउंट के साथ क्लब करके बैलेंस शीट में ले जाना, तो उसे हम कहते हैं कैपिटलाइज करना, बिकॉज वी आर मेकिंग दोज एक्सपेंसेस एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने बताया आपको, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जब हम खर्चों को कैपिटलाइज करते हैं, इसका मतलब हम उन्हें कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करके बैलेंस शीट में ले जा रहे हैं। रिपेयर्स आर नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। तो ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है, however repair charges incurred on an asset which is already appearing in the books are debited to repairs account। मतलब अगर कोई एसेट ऑलरेडी बुक्स में है और उस पर आपने कोई रिपेयर करवाया है तो वो रिपेयर उसके साथ कैपिटलाइज नहीं होगा, वो रिपेयर अकाउंट एज अ नॉर्मल एक्सपेंडिचर, एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। उसको हम एक्सपेंसेस कैटेगरी में ट्रीट करेंगे, एसेट कैटेगरी में नहीं। बात समझ में आ गई? कोई डाउट? अब हम दूसरा पोर्शन लेते हैं। अगर आप कोई इमारत बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, तो ये है बिल्डिंग बनाने वाला। Similarly, any expenditure incurred on the construction of a building, such as purchase of material, आपने माल खरीदा, payment of wages, भाई लेबर मजदूर लगेगा उसको आप वेजेस देंगे, उसको पैसा देंगे, are also treated as capital expenditure and as such debited to the building account। जो अभी पहले हमने सीखा वही उस तरीके का। वहाँ हमने मशीन खरीदी थी, फिर उसका हमने कौन कौन से चार्जेस पे किए, फ्रेट चार्जेस, ट्रांजिट चार्जेस, ये सब एक ही चीज़ होती है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन, ये सारी चीज़ें, कैरेज हो गया,
वगैरह वगैरह जो भी खर्चे थे ये सारे के सारे हमने मशीन के केस में दिए थे। इमारत बना रहे हैं तो जो सारा माल आया वो प्लस जो उसकी लेबर लगी वो प्लस और जो भी खर्चे उससे लगे जब तक वो बिल्डिंग तैयार नहीं हो गई, पुट टू यूज सिचुएशन में नहीं हो गई, जैसे घर में आप रहने जाएंगे जब तक वो वैसी नहीं बन गई सारे के सारे खर्चे बिल्डिंग अकाउंट में कैपिटलाइज हो गए। ठीक है, क्लियर। अब इसके ऊपर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आता है ये परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हमने अभी बनाने का चीज देख लिया। अब अगर वो एसेट को हम बेच रहे हैं, जब तो हम नॉर्मल माल बेचते हैं, जो हमने माल बेचने के लिए खरीदा है तो वो हम परचेज में दिखाए और जो सेल हुआ वो सेल में दिखाए। परचेज चला गया एक्सपेंस में और जो सेल था वो चला गया रेवेन्यू में। बाकी और कंपोनेंट्स आए और जब हमने उनको मैच किया तो हमारा प्रॉफिट या लॉस निकल आया। ये तो वो माल की बात हो रही है जो आपने बेचने के लिए ही खरीदा है, जिसके लिए आपका बिजनेस बना है। अब मान लीजिए आपकी कपड़े की दुकान है, तो जो कपड़ा है वो तो आपने खरीदा ही इसलिए है ताकि आप बेच सके। लेकिन अगर आपने दुकान में कोई फर्नीचर बनवाया है, कोई शोकेसेस बनवाए हैं, कंप्यूटर लिया है, अपने लिए टेबल टॉप लिया है, लोगों के बैठने के लिए चेयर्स ली हैं, वो आपने इसलिए थोड़ी खरीदी है कि आप उन्हें बेच देंगे। भाई आपका काम कोई फर्नीचर की दुकान का थोड़ी, आपका कपड़े का काम है। तो जो कपड़े का माल आपने रखा है वो माल है आपका, तो वो आपने बेचने के लिए खरीदा है, इसलिए वो परचेज एज एन एक्सपेंस में जाएगा और वो जब जब बिकेगा तो वो सेल एज अ रेवेन्यू वो बिक जाएगा। लेकिन अगर आपने जो बाकी चीज़ें अपने बिजनेस को प्रॉपरली रन करने के लिए बनाई हैं, जो कि बैलेंस शीट का पार्ट है, जो कि अगले साल दर साल चलती रहेंगी, अगर उनमें से कोई चीज़ आपको हटानी है, बदलनी है, टूट गई है, कुछ भी करना है, उसका ट्रीटमेंट परचेज सेल जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो एसेट आपका बैलेंस शीट में खड़ा हुआ है। जब आपने खरीदा था आपने उसको कैपिटलाइज किया और वो बैलेंस शीट में एसेट का पार्ट बन गया, वहां से निकाल करके इसको हम बेच रहे हैं। तो ये काम उसके ऊपर है। परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। परचेज आपको मालूम है, आप एसेट खरीद रहे हैं। जब आप एसेट खरीदते हैं, एसेट क्या हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं हम। आपने मशीनरी खरीदी, एयर कंडीशनर खरीदा, अगर तो आपने बेचने के लिए खरीदा होता तो जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, परचेजेस अकाउंट एज एन एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। लेकिन अगर आपने एसेट खरीदा है विच इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाने वाला है, तो वहां परचेजेस अकाउंट का नाम नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो उस एसेट के नाम से ये अकाउंट खुलेगा। तो मैंने जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में एयर कंडीशनर अकाउंट खोला था, मैंने परचेजेस नहीं लिया था। परचेजेस लेते ही उस प्रोडक्ट का नेचर ये हो जाता है कि मैंने खरीदा है, मुझे बेचना है। लेकिन जब हम बैलेंस शीट के लिए ले रहे हैं, रखने के लिए ले रहे हैं, इस्तेमाल करने के लिए ले रहे हैं, उस केस में वो परचेजेस में न जा करके उसी एसेट अकाउंट के नाम से खाता खोला जाएगा। तो ये हो गया ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट अकाउंट, जैसे हमने एयर कंडीशनर अकाउंट खोला, आप अगर नगद में पेमेंट कर रहे हैं, बैंक से पेमेंट कर रहे हैं या उधार पे ले रहे हैं, देयर कैन बी एनी कंडीशन, उस तरीके से आप ये एंट्री वहां पर बुक कर देंगे। क्लियर, समझ में आ गया। जो एयर कंडीशनर हमने पिछले क्वेश्चन में खरीदा था, डिट्टो वही एंट्री यहाँ बन रही है। अब आप उसको बेच रहे हैं, 10 साल आपने चला लिया, तो आज आप उसको बेचना चाहते हैं। 10 साल इस्तेमाल करने के बाद आप नया एसी लेना चाहते हैं। जब आप उसको बेचेंगे तो जितने पैसे में आपने खरीदा था उतने तो आपको मिलेंगे नहीं, कम भी मिल सकते हैं और कोई ज़रूरतमंद मिल गया तो ज़्यादा भी मिल सकते हैं। किसी एसेट के ज़्यादा मिलते हैं, किसी के कम मिलते हैं। उस सिचुएशन में जब आप उसको बेचेंगे, क्योंकि आप एक एसेट अपनी बैलेंस शीट से खत्म कर रहे हैं, तो इसलिए एसेट अकाउंट को बेसिक साइड डेबिट, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। तो मान लीजिए हम एसी की बात करते हैं तो 2 एयर कंडीशनर हो जाएगा। पहली बात तो कितनी वैल्यू से, जितनी वैल्यू का आपने खरीदा था उसमें से डेप्रिसिएशन हम बाद में इत्मीनान से पढ़ेंगे, लेकिन डेप्रिसिएट होकर जो भी उसकी बुक वैल्यू रह गई है उसको हम कहते हैं बुक वैल्यू। परचेज वैल्यू वो थी जितने में खरीदा था, लेकिन धीरे धीरे डेप्रिसिएशन लगता चला गया और वो घटता चला गया एसेट का वैल्यू, तो अल्टीमेटली वो रह गया बुक वैल्यू। जितनी भी उसकी बुक वैल्यू है वो यहाँ आ जाएगी। अब डील कितने में हुई है बेचने की, कम में भी हो सकती है, ज़्यादा में भी हो सकती है। वो डील से आपको पैसा मिलेगा या आप उधारी पे बेच रहे हो वो आपको मालूम है, तो या तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, या अगर चेक से पेमेंट आ रहा है तो बैंक डेबिट हो जाएगा, और अगर उधार पे बेच रहे हैं आप फिलहाल तो ये डेटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तीनों ही एसेट अकाउंट हैं, आपकी बुक्स में बढ़ रहे हैं, तो अल्टीमेटली जिस भी तरीके से काम हो रहा है वो अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर वैल्यू थी 50,000 रुपए की,
अब डील हो सकता है आपकी 45,000 में हुई हो, कितने में, 45,000 में हुई हो, तो यहां पर जो आपको पैसा मिलेगा वो तो 45,000 मिलेगा, और जो बाकी का 5,000 है वो क्या हुआ। आप में से कुछ लोग ये सोचेंगे कि भाई ये वाला साइड शॉर्ट है, यहां पर 5,000 लिख देते हैं और यहां मैम बता ही देंगी कि क्या नाम लिखना है। मैंने आपको बार बार बोला है, हर अकाउंट अपनी वजह से वहां जाके बैठता है, किसी और की वजह से नहीं। ये 5,000 यहां आपने अभी इसलिए लिखा क्योंकि आपका डेबिट साइड शॉर्ट हो रहा था, वो इसलिए नहीं लिखा कि उसे वहां आना था। तो पहले हमको ये समझना है कि क्या उसे वहां आना है, और अगर आना है तो कितने रुपए से आना है और किस नाम से आना है। उसके बाद हमको मिलान करना है कि हमारा डेबिट क्रेडिट मैच कर रहा है या नहीं, ना कि डेबिट क्रेडिट मैच करके जो डिफरेंस निकल रहा है वहां पर डाल दिया, वहां पर एंट्री डाल दी, काम खत्म। अरे भाई, डेबिट गलत हो सकता है, क्रेडिट गलत हो सकता है। ये जो एक लास्ट एंट्री है, बैलेंसिंग एंट्री, इसको वहां लिख देने से आपको अपनी गलती का पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपने ये माना कि आपने सही लिखा है, आपने एक बैलेंसिंग फिगर उठाई और लिखा के डाल दी। यही एज अगेंस्ट दिस, अगर आप ऐसा करते हैं, हर एंट्री को उसकी वजह से वहां बिठाते हैं और फिर आपकी पूरी एंट्री मैच कर जाती है, सो दैट इज द कॉन्फिडेंस दैट वी आर लुकिंग फॉर, कि ये तो होना ही था भाई, ये ऐसा था, ये ऐसा था इसलिए यहां गया, ये ऐसा था इसलिए यहां गया, अब देखो मैच होता है कि नहीं होता। ब्यूटी इसमें है। और तब जब वो मैच हो जाएगा तो आपको चीज क्लियर हो गई, कोई गलती है ही नहीं। और अगर उल्टी तरीके से चले, आपने देखा दो, आपने डिफरेंस देखा, वहां अमाउंट डाल दिया, आपने ये समझा ही नहीं कि आपकी गलती भी कहीं हो सकती है, क्योंकि आपने एक बैलेंस निकाल करके काम को खत्म कर दिया। आपने चीजों को प्रॉपरली, पजल के पीसेस को फिट इन तो किया ही नहीं। फिट इन करिए, ठीक है। अभी जब मैं रिकॉर्डिंग का रिव्यू देख रही हूँ तो मैंने देखा कि ये जो पोर्शन है ये फोटो के नीचे छुप गया है, तो मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ, ठीक है। तो आप लोग एक बार फिर से सुन लेना इसको ऐसे रीड करते हुए कि ये है सही। इसको हमने किया 45,000 से, क्योंकि डील हमारी 45,000 पे क्लोज हुई थी और नीचे आया है हमारा एयर कंडीशनर अकाउंट, जिसकी बुक वैल्यू थी कितनी, 50,000 रुपीज़। क्योंकि एसेट खत्म हो रहा है इसलिए ये फिगर यहाँ लिखी गई, और लॉस हो रहा है 5,000 का, जो कि आपको पता है, आप 50,000 की चीज 45 में बेच रहे हैं, 5,000 का लॉस हो रहा है। लॉस आपके लिए एक्सपेंस है। अब देखो, मैंने आपको भी क्या बोला कि फिट इन नहीं करना है हमको, उसको बैलेंसिंग को फिट इन नहीं करना है, हमको पजल के पीसेस को प्रॉपरली लगाना है। तो अब इस पजल में अगर हम नॉर्मली बात करें तो हम क्या बोलेंगे, यार 50,000 का एसी था, 45,000 में हमने बेच दिया, 5,000 का हमें नुकसान हो गया। नुकसान कहाँ जाएगा, नुकसान जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस के साथ। तो जो नुकसान है, जैसे बैड डेट्स हमने पढ़ा वो नुकसान था, डिस्काउंट अलाउड हमने पढ़ा वो नुकसान था, रिबेट अलाउड हमने पढ़ा वो नुकसान था, ये सारी चीजें नुकसान थी। नुकसान मतलब खर्चा, तो खर्चा क्या, एक्सपेंस। बेसिक साइड डेबिट, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। यहां नुकसान आपकी बुक्स में बढ़ रहा है इसलिए वो डेबिट होगा। वो इसलिए डेबिट नहीं होगा कि आपके DRCR के बीच में 5,000 का गैप है, वो इसलिए डेबिट होगा क्योंकि आपको पता है कि आप 50,000 की चीज 45,000 में बेच रहे हैं, 5,000 का नुकसान हुआ है। नुकसान मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब बेसिक साइड डेबिट, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो दैट्स इट। इसलिए यहां लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट को हम डेबिट करेंगे 5,000 से। इसको हटा देते हैं क्योंकि ये मेरे पीछे छुप गई है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए, आप एंट्री यहां से उठा लीजिएगा। समझ में आई बात। अब हम वापस इस पे आ जाते हैं। बहुत कुछ समझा दिया इसके बारे में, ज्यादा बोलने का मुझे जरूरत नहीं है। अगर यही एसेट आपने प्रॉफिट में बेचा, उस केस में क्या होता, मान लीजिए इसी में हम फिगर्स को चेंज करते हैं, ठीक है। आपने उस एसेट को प्रॉफिट में बेचा, 50,000 का एसेट था, 55,000 ने बेचा, तो कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक डेटर, जिस भी तरीके से आपकी डील क्लोज हुई है वो 55,000 की होगी। 5,000 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट मतलब रेवेन्यू, रेवेन्यू बेसिक साइड क्रेडिट, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। रेवेन्यू आपकी बुक्स में बढ़ रहा है इसलिए क्रेडिट होगा, इसलिए टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट 5,000 रुपीज। इतना करने के बाद ये सोचिए कि मेरा DRCR मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि अब आपने अपना दिमाग खाली कर दिया है, एंट्री को आपने ऑन पेपर डाल दिया है। उसके बाद सोचिए कि अब मैच हो रहा है कि नहीं। अगर मैच नहीं हो रहा तो मुझसे गलती कहां रह गई है।
अगर आप बैलेंस करके क्लोज कर देंगे तो गलती तक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे, आपने तो उसके पहले ही उसको ढक दिया, खत्म कर दिया, क्लोज कर दिया। अरे जड़ तक तो पहुंचिए। समझ में आई बात? तो हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं। या तो कैश अकाउंट, मैंने ये कैश बैंक डेटर एक साथ कर दिया, इन्होंने क्या किया, कैश ऑब्लिक बैंक को रखा और परचेजर रख लिया। अगर आपने इमीडिएटली पैसा मिल गया है तो कैश या बैंक, और अगर आपने उधार पे बेचा है तो क्रेडिट, हमने बात कर ही लिया है। लॉस ऑन सेल, अगर बुक वैल्यू ज़्यादा थी, सेल वैल्यू कम है, तो लॉस ऑन सेल आ जाएगा, जो हमारी अलग एंट्री पहले हमने करी थी। फिक्स्ड एसेट आपकी बुक्स में से खत्म हो जाएगा, जितनी बुक वैल्यू पे लिखा है उतना बुक वैल्यू पूरा खत्म हो जाएगा, कुछ बचना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी बुक्स में 20-25 रुपए का एसी छूट गया अगर किसी वजह से, तो एसी तो जा चुका, एंट्री को भी पूरा खत्म होना है। गेन ऑन सेल ऑफ, तो या तो लॉस होगा या गेन होगा। देखो ईदर ऑफ द टू अकाउंट्स विल अपीयर, या तो लॉस आएगा या गेन आएगा। पहले हमने लॉस की तरीके से पढ़ा था जब 50 का 45 में बेचा था, फिर हमने गेन की तरीके से पढ़ा जब 50 को 55 में बेचा। दोनों ही तरीके से हमने देख लिया, काम खत्म हो गया यहाँ तक। क्लियर? अब इसके ऊपर हमने एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिया है। मैं बोलती हूँ न्यूमेरिकल हम जब भी लेते हैं उसमें आगे पीछे की बहुत सारी चीज़ें और कलेक्टिव होती हैं, तो हमारा एक रिविजन होता चला जाता है। मगर फिर भी मैं बताऊंगी कि मेरे एक एक इलस्ट्रेशन सॉल्व कराने से कहानी उतनी अच्छी नहीं बनेगी जितने आपके खुद कम से कम 5, 7, 10 इलस्ट्रेशन लगाने से बनेगी। मेरे साथ करिए, उसके बाद अपनी टेक्स्ट बुक्स खोलिए, उसमें से टॉपिक को रिवाइज करिए। जब मेहनत कर ही रहे हैं तो खुल के करिए ना, कंजूसी किस बात की। ठीक है, तो अब हम लोग इसका इलस्ट्रेशन उठाएंगे और उसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग अब पूरा एक न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक, ओके। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ गोपाल। जर्नल किसका बन रहा है? गोपाल का। तो जर्नल ऑफ गोपाल, राइट। जर्नल के जो फॉर्मेट होते हैं एक बार फिर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले डेट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर्स का कॉलम, उसके बाद लेजर फोलियो, फिर अमाउंट डेबिट साइड वाला, अमाउंट क्रेडिट साइड वाला, सिंपल, और एक नरेशन। ये नरेशन यहाँ आना है, हमें मालूम है। अब हम चलते हैं आगे। 1 May 2025 May 1 परचेज्ड बिल्डिंग एंड इशूड चेक। सिंपल सी चीज़ है, आपने बिल्डिंग खरीदी, चेक दिया। अब बिल्डिंग खरीदी, आप यहीं से, आपको मालूम है खर्चा किया आपने, सिंपल सी बात है, आपने खर्च किया है पैसा। खर्चा रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का, यहाँ से हम क्लासिफाई करेंगे। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कैसे हमारे बोलने का जो टर्मिनोलॉजी है ना, जो वर्ड्स हैं, वो कैसे मैच्योर होते जा रहे हैं। अब देखिए, अब हमने अभी तक नहीं बोला था कभी भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब हम हर बार बोलेंगे। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो रूटीन खर्चे होते हैं, जो हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, जो हर बार आपको करने पड़ते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी एक्सपेंसेस, और जो एक बार आप करते हो बैलेंस शीट में चला जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि एसेट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंस के नाम से बुक होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट के नाम से बुक होता है। क्लियर? ये और ये बिल्डिंग खरीदी है, आपको पता है आप बिल्डिंग में डील नहीं करते हैं। आप ये बोल सकते हो हमें कैसे पता गोपाल क्या करता है, पर कॉमन सेंस भी तो है ना, बिल्डिंग खरीद के बेच रहा है, नहीं भैया, रियल एस्टेट का आदमी नहीं है वो। तो इस केस में क्या हो गया कि वो गोपाल जो है वो हमारे लिए, हमारा जो ट्रेडर है, उसने बिल्डिंग खरीदी है एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसलिए वो बिल्डिंग अकाउंट में क्लब होगा। और क्योंकि वो चेक से पेमेंट कर रहा है इसलिए टू बैंक अकाउंट होगा। सिंपल सी चीज़ है, 15 लाख रुपए की एंट्री, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम रेमसन चंडीगढ़ ऑन क्रेडिट। आपने मशीन खरीदी, एक बार फिर आपने दुकान चलाने के लिए मशीन खरीदी है, बेचने के लिए नहीं खरीदी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मशीन अकाउंट से होगा, क्योंकि आपने उधार पे खरीदा है इसलिए पार्टी का नाम हो जाएगा। पार्टी क्यों उधार पे खरीदा है? ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बेसिक साइड क्रेडिट होता है, बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तो डेबिट। क्योंकि यहाँ आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट हो रहा है। सिंपल सी एंट्री, नरेशन लिखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट, बॉट फर्नीचर फ्रॉम हिंद ट्रेडर्स दिल्ली फॉर कैश। अब आपने फर्नीचर खरीदा हिंद ट्रेडर्स से नगद में। बहुत पहले हमने शुरुआत के 1-2 लेक्चर में हमने एक पर थंब रूल्स करके पढ़ा था। उसमें मैंने आपको सिखाया था कि अगर कैश लिखा है, क्रेडिट लिखा है, बैंक लिखा है, पार्टी का नाम लिखा है, उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है। ये वही चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पार्टी का नाम लिखा और साथ में क्रेडिट लिख दिया, यहाँ पार्टी का नाम लिखा और साथ में कैश लिख दिया। वो लेक्चर एक बार रिवाइज करिएगा, आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। बॉट फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा हिंद से नगद में। जब नगद से खरीदा तो हिंद ट्रेडर्स का नाम कहीं नहीं आएगा। आपने फर्नीचर खरीदा, नगद का पेमेंट किया, एंट्री हो गई, काम खत्म। डेट नरेशन नहीं भूलना है। नेक्स्ट, बॉट कंप्यूटर्स फ्रॉम HP लिमिटेड नोएडा यूपी एंड अमाउंट पेड बाय इंटरनेट ट्रांसफर। आपने बैंक ट्रांसफर के थ्रू पेमेंट किया और आपने
कंप्यूटर खरीदा, सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि आपने पेमेंट कर दिया है इसलिए HP नोएडा की एंट्री में नाम नहीं आएगा। आपका दिल करता है नरेशन में लिखने का, नरेशन आपका बेबी है, जो चाहे लिखिए, कोई मना नहीं करेगा आपको। तो नरेशन में आप चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे नरेशन को जितना छोटा सिंपल रखें आपका काम चल जाता है। तो हमने सिर्फ कंप्यूटर और बैंक किया, 50,000 डेट लिखा, कंप्यूटर परचेज लिखा, HP का हमने कहीं जिक्र नहीं किया, बात खत्म। पेड इन कैश फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। अब जो रेमसन चंडीगढ़ से 10 मई को आप मशीन लाए थे, अब उसको इंस्टॉल करना है, चालू करना है, ठीक है ना। आप वॉशिंग मशीन भी अगर लेके आते हैं तो फिर उसके बाद उनका इंजीनियर आता है जो डेमोन्स्ट्रेट करता है, चालू करता है, उसके बाद वो मशीन चालू होती है। AC का मैंने अभी आपको पहले ही समझाया कि उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, फिर वो चालू होता है। गॉट द पॉइंट। सेम उसी तरीके से अब क्योंकि ये इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी है, पुट टू यूज यानी इस्तेमाल करने योग्य बनाने तक का खर्चा है ये, इसलिए ये अलग खर्चे में ना जा करके मशीनरी अकाउंट में जाएगा और कैपिटलाइज हो जाएगा और बैलेंस शीट में चला जाएगा। पूरी चीज अभी मैंने आपको समझाई, इसीलिए मशीनरी अकाउंट में गया है, नगद आपने पेमेंट किया है 2500 रुपए का, नरेशन में आपने इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी लिख दिया। अगले पे आते हैं, ब्रिक सीमेंट एटसेट्रा फॉर 1,50,000 एंड टिम्बर मतलब लकड़ी ऑफ 2 लाख परचेज्ड फॉर रेनोवेशन ऑफ बिल्डिंग, पेमेंट मेड बाय वे ऑफ चेक। आप एक बिल्डिंग का रेनोवेशन कर रहे हैं, रेनोवेशन मतलब उस बिल्डिंग को या तो तोड़ के नया बना रहे हैं या उसमें कोई एक्सटेंशन कर रहे हैं, कुछ बदल रहे हैं उसमें। ऐसी सिचुएशन में ये सारा का सारा जो खर्चा है ये बिल्डिंग अकाउंट में चला जाएगा। तो ये देख लीजिए, ये हमारा बिल्डिंग अकाउंट है, बिल्डिंग अकाउंट में चला गया ये सारा खर्चा। आपने नरेशन में पूरा डिटेल लिख दिया, अगर आपको लिखना है वहां लिखिए, इत्मीनान से लिखिए, लेकिन एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट नहीं करेंगे, हम इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे। बात समझ में आ गई? ये रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये बिल्डिंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये 3.5 लाख रुपए का खर्चा आपने बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट कर दिया। क्वेश्चन खत्म, टॉपिक खत्म। बहुत ही अच्छी क्लास थी, मजा आ गया मुझे, एक बार ताली बजाते हैं, ठीक है। अब अगली रिकॉर्डिंग के साथ फिर मिलूंगी आपसे, तब तक बाय। प्रैक्टिस करते रहिएगा, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है।